हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कराएंगे लेसन 4 थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 5 डिमांड फंक्शन। मांग फलन। मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग और उसको मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो फलनात्मक संबंध है या जो क्रियात्मक संबंध है उसे मांग फलन कहते हैं। जैसे कि मांग फलन, डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस क्या है कि भी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग और उस मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, इन दोनों के बीच में जो क्रियात्मक संबंध है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसे ही हम मांग फलन कहते हैं। इसे हम इक्वेशन के द्वारा दिखाएंगे कि जो डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि x वस्तु की जो मांग है वो किस चीज का फलन है। तो f से है फलन, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ p यानी कि वस्तु की कीमत, y उपभोक्ता की आय, pr संबंधित वस्तुओं की कीमत और t फॉर टेस्ट रुचि या प्राथमिकता, E फॉर एक्सपेक्टेशंस संभावनाएं, G फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकार की नीति और N फॉर पॉपुलेशंस जनसंख्या का आकार और S से है सीजन यानी कि जलवायु या मौसम एंड YD है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये थे सभी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम आपसे बात करेंगे कि भाई जो मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वे कौन से हैं। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊंगी कि भी मांग का नियम क्या है। हमने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या है कि भी अन्य बातें समान रहने पर हमने बताया था कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से, यानी कि प्राइस के बढ़ने से उसकी मांग यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये हमने दिखाया मांग के नियम में। हमने बताया कि कीमत में परिवर्तन होने से, यहाँ पर प्राइस का और डिमांड का, कीमत का और मांग का इनवर्स रिलेशनशिप है मांग के नियम में। लेकिन एक बात और बताई थी वहां पर, कीमत के अलावा अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अदर थिंग्स बीइंग रिमेन इक्वल। वो अदर थिंग्स क्या थी? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्राइस है, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का यहाँ पर विपरीत संबंध था, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप था। और इस प्राइस के अलावा जो बाकी भी जो फैक्टर हैं वो क्या थे? अन्य बातें। वो अन्य बातें समान रहने पर, ये सब क्या थी? अन्य बातें थी। तो ये समान रहने पर और ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये मांग को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भी व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो एक उपभोक्ता की, एक व्यक्ति की मांग को जो तत्व निर्धारित करते हैं वो व्यक्तिगत मांग फलन के निर्धारक तत्व हैं। जैसे मान लीजिए अब हम पहले के 5, ये देखिएगा यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस तक, ये पहले के 5 जो फैक्टर लेते हैं ये व्यक्तिगत मांग फलन को निर्धारित करते हैं और आगे के जो 4 हैं ये बाजार मांग फलन है। बाजार मांग फलन के तत्व हैं कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि व्यक्तिगत मांग फलन वाले बाजार मांग फलन में सभी शामिल होंगे, व्यक्तिगत मांग फलन वाले भी और बाजार मांग फलन वाले भी, यानी कि ये सभी तत्व बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। तो किसी वस्तु की मांग के जो निर्धारक तत्व हैं वे कौन से हैं? तो अब हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। सबसे पहला हमने बताया था वस्तु की कीमत। जैसा कि हमने बताया कि कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। अब हम लेते हैं दूसरा तत्व, यानी कि दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? इनकम।
इनकम कैसे निर्धारित करती है? देखिए, जब हम क्या बात करते हैं कि भी कीमत के अतिरिक्त दूसरा तत्व, अगर कीमत समान है और एक व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आय की हम बात करेंगे कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक है सामान्य वस्तुएं, सामान्य यानी कि नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, और एक है गिफन वस्तुएं यानी कि गिफन गुड्स। सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, तो आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, लेकिन आय बढ़ेगी तो गिफन पदार्थों की मांग घटेगी। तो ये था दूसरा पॉइंट कि भाई आय को, जो मांग फलन यानी कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में दूसरा पॉइंट था हमारा वाई। अब तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि पी आर, संबंधित वस्तुओं की कीमत। यहाँ पर हम बात करेंगे पी आर, संबंधित वस्तुएं, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अब हम बात बताएंगे कि भी प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे बाथरूम के अंदर आप नहाने के साबुन देखते हैं, टूथपेस्ट देखते हैं, हेयर ऑयल देखते हैं, तो वो सभी जो गुड्स हैं वो अलग अलग कंपनी की, अलग अलग ब्रांड की, वो सब प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे हम डिटोल सोप ले लेते हैं और लक्स सोप ले लेते हैं, दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेंगे पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर दूसरी आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे होती है जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, एक दूसरे के बिना प्रयोग में नहीं लाई जाती, साझे में प्रयोग की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कार और पेट्रोल है और जूते और जुराब है, तो ये पूरक वस्तुएं हैं। कैमरा और रील है, ये पूरक वस्तुएं हैं। तो इनका भी मांग, ये भी मांग को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा है टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता। उपभोक्ता की जो रुचि है और जो प्राथमिकता है ये उस पर भी डिपेंड करता है। कीमत के समान रहने पर और उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता बदल जाती है तो वो भी मांग को प्रभावित करेगी। अगर मान लीजिए जैसे पहले उपभोक्ता की रुचि थी चाय पीने में, अब उसने चाय छोड़ करके कॉफ़ी स्टार्ट कर दी है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है। अब हम अगला पॉइंट हमारा है एक्सपेक्टेशंस, संभावना, यानी कि भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की या घटने की क्या संभावना है। अगर उपभोक्ता को पता है कि आगे चल करके ये वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वर्तमान में वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेगा। अगर उसे ये उम्मीद है कि इस वस्तु की कीमत घट जाएगी तो अब ज़्यादा ना खरीद करके फ्यूचर के लिए उसको टाल देगा। अगला पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार की नीति। अगर सरकार की नीति ऐसी है कि वो मांग को घटाना चाहती है कि वस्तु की मांग घटे, तो वो क्या करेगी कि वस्तुओं पर टैक्स लगा देगी और टैक्स लगाने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और मांग कम हो जाती है, यानी कि ज़्यादा कीमत पर कम मांग हो जाती है। और इससे अगला पॉइंट हमारा है एन है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार भी प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी और कम जनसंख्या होगी तो कम होगी। लेकिन आकार में ये भी होगा कि किस टाइप की जनसंख्या, अगर यूथ ज़्यादा है या बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं, तो अगर यूथ ज़्यादा है तो यूथ के जो यूज की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। अगर बुजुर्ग ज़्यादा है जनसंख्या में तो बुजुर्गों के काम की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सीजन या जलवायु। अब जलवायु क्या है कि भी मौसम का फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए मौसम है सर्दी का तो ऊनी वस्त्रों की मांग ज़्यादा होगी। अगर मौसम है गर्मी का तो कॉटन के क्लोथ्स की, यानी कि गर्मी में यूज करने वाली चीज़ों की ज़्यादा मांग होगी। जैसे मान लीजिए कैंपा कोला है, पेप्सी कोला है, यानी कि जो पेय पदार्थ हैं, ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनकी ज़्यादा मांग होगी अगर गर्मी का मौसम है।
अगला पॉइंट हमारा है बाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आय का वितरण। आय का वितरण भी इसकी मांग को, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब असमान वितरण है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो उसी हिसाब से मांग होगी। अब जैसे देखिएगा, ज़्यादा इनकम अगर अमीरों के पास है तो अमीरों के हिसाब की यानी कि विलासिता की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। अगर इनकम गरीबों के पास कम है तो क्या होगा, अगर ज़्यादा इनकम गरीबों के पास है तो वो क्या करेंगे, अति आवश्यक वस्तुओं की मांग करेंगे। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि भी इनकम का भाग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेसेसिटी गुड्स की कम मांग होगी, सामान्य वस्तु की कम मांग होगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मांग ज़्यादा होगी, सब लोग ज़्यादा मांग करेंगे। तो ये तो थे मांग के निर्धारक तत्व, यानी कि मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। देखिए जो लास्ट वाले जो चार हैं जो निर्धारक तत्व, ये और बाकी के ये सारे, यानी कि टोटल जो फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, वो सब बाजार मांग फलन को निर्धारित करते हैं, बाजार मांग को। और इससे पहले केवल जो 5 हैं शुरू वाले, ये व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत मांग फलन में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपकी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये थे मांग के निर्धारक तत्व। ओके, थैंक यू।